हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। इस वक्त टाइम हुआ है हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में एक खास मेहमान होते हैं मेरे साथ। तो आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं और उस मेहमान से पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं आपका। आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए ही नहीं आया हूँ, बल्कि जो कल्बे सादिक साहब के उनकी जो हिस्ट्री मैंने थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज लिया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम थी। वो एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शिक्षाविद, एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा धर्म गुरु जो पूरे विश्व में उनकी पहचान थी और एक अलग पहचान थी। और स्पेशल पहचान उनकी इस नाम से थी कि वो किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम होता था और उनको वहाँ पर बुलाया जाता था और वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने जाते थे। और अब हम आते हैं सीधे डायरेक्टली आज जो खास मेहमान हैं उनको जो भारत सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से जो पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार उनके नाम से अलॉट हुआ था। बट अफसोस की बात यह है कि वो इस समय हमारे बीच नहीं है और उस अवार्ड को पाने के लिए उनके बेटे को दिल्ली आमंत्रित किया गया, उनका अवार्ड उनके बेटे को दिया गया। और आज वही एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर कल्बे सत्यान नूरी। तो क्या लग रहा है सर, ये अवार्ड आपको दिया गया है, इतना बड़ा नाम था, इसलिए आमंत्रित किया गया था साहब को? देखिए, उनकी खिदमत एजुकेशनल फील्ड में और शिक्षा के क्षेत्र में जी ये सुखद रहे कि ये अवार्ड उनको इससे पहले भी 2 बार ऑफर हुआ था उनकी ज़िंदगी में। जी, एक बार जब मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे जी, और एक बार और जब यूपीए की सरकार थी जी। लेकिन उनकी पॉलिसी ये थी कि वो कोई अवार्ड नहीं लेते थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। जी। लेकिन उनके निधन के बाद जब 25 जनवरी को फ़ोन आया होम मिनिस्ट्री से जी, तो कि उनको अवार्ड दिया जाएगा पद्म भूषण, आप लोग राज़ी हैं? तो हमने उनके जो मुरीद हैं, जो अकीदतमंद हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे पूछा, तो सब ने ये कहा कि हम सब के जज्बात यही हैं, भावनाएँ यही हैं कि उनका ये अवार्ड दिया जाए। तो बहरहाल हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अवार्ड एक उस हस्ती को दिया कि जो इस लायक और उसकी हकदार थी। जी। तो इस पहले वो अवार्ड लेते नहीं थे जैसा कि आपने कहा है? जी, अवार्ड कभी नहीं दिया, बहुत उनको ऑफर हुए यहाँ भी और विदेशों में भी। जी। लेकिन उनकी पॉलिसी सबको मालूम है कि वो ऐलान कर चुके थे कि हम अवार्ड नहीं लेंगे। अच्छा, उनके बारे में बताएं आप कुछ। उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि एक ऐसे इंसान कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मुस्लिम ख़ासतौर से, क्योंकि मुसलमानों में शिक्षा जी और मॉडर्न एजुकेशन की बहुत कमी थी, जी, तो उन्होंने इस अंधेरे को महसूस किया और इल्म के चिराग को जलाया, उसकी रोशनी को जलाया जी, और अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी शिक्षा के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए। और स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी और आज उनके द्वारा हज़ारों बच्चे पढ़ के देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, हेल्थ में भी उन्होंने कुछ काम किया है? हेल्थ में भी गरीबों का इलाज कराते थे। चैरिटेबल हॉस्पिटल उन्होंने यहाँ बनाया है लखनऊ में जी, जहाँ सिर्फ 10 रुपये के पर्चे पर अच्छे से अच्छा डॉक्टर दिखता है जी। उसके अलावा एराज मेडिकल कॉलेज बनाने में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अच्छा, तो क्या लग रहा है जब अवार्ड आपको दिया गया, उनका अवार्ड, तो आपको क्या फील हुआ होगा? हमको गर्व बहुत महसूस हो रहा था कि हम उस हस्ती के बेटे हैं जी, जिसकी इतनी इज्जत है और मरने के बाद भी जिसकी इज्जत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जी। तो एक गर्व की बात थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका सब सम्मान करते हैं, हमारे लिए लायक तालीम है, जी, उनके हाथों से अवार्ड देना। उसके बाद मोदी जी खुद हमारे पास आए थे जी, जब वो फोटो सेशन होता है जी, जी, और मोदी जी ने कहा था कि आपके पिताजी की, अटल जी बहुत तारीफ करते थे जी। और आपके पिताजी की स्पीचेस मैंने सुनी हूँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो अच्छा, कुछ अफसोस भी हुआ होगा, काश अगर वो होते और इस अवार्ड को वो खुद पाते या देखते तो उनको
कुछ और हो सकता, खुशी होती या वो मना कर देते लेकिन? नहीं, वो मना कर देते। जी। उनको हमने बताया कि 2 बार अवार्ड, पद्म अवार्ड का ऑफर हुआ था जी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अगर वो जिंदा होते तो ना देते। अच्छा, अगर वो इस वक्त होते तो वो अवार्ड नहीं लेते। अवार्ड ना देते। जैसे कि इन्होंने बताया कि उनको 2 बार इससे पहले जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तो अवार्डेड के लिए नाम घोषित हुआ, लेकिन वो स्पष्ट मना कर देते थे। उनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ काम करने पे था, जैसे कि उनके बेटे ने बताया। और इनसे राष्ट्रपति ने इनको जब अवार्ड दिया तो इनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। और साथ में जब फोटो सेक्शन की बात आई तो मोदी जी खुद इनके पास आकर के फोटोग्राफ्स उन्होंने अपने साथ खिंचवाए और उन्होंने बताया कि अटल जी आपके पिताजी की बहुत तारीफ किया करते थे, मैंने बहुत सारे भाषण उनके सुने हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि उनके कैसे कैसे मुरीद थे यहाँ पर, यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही उनकी चर्चाएं थी कि पूरे विश्व में लोग उनको जानते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, अगर शायद वो आज नहीं होते, क्योंकि आपको बता दें कि 24 नवंबर 2020 को उन्होंने अंतिम सांसें लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में ली थी। अब अगर वो होते तो भी वो इस अवार्ड को वापस कर देते, लेते ही नहीं, वो नाम नॉमिनेट होने के बाद भी मना कर देते, क्योंकि उनका विश्वास सिर्फ काम करने पे लेकर के था। अच्छा, लग रहा है आपको? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा काम ठीक कर रही है। आजकल जो लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ा, जैसे महंगाई या अन्य चीज को लेकर के, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छे काम भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कुछ कमियां भी हैं, जैसे महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा, या मुस्लिम समुदाय के लिए जो भावनाएं कुछ लोग भड़का रहे हैं जी। खास तौर से लखनऊ का एक इंसान वसीम रिजवी जी, जिसने तौफीक मोहम्मद, इनको दुनिया के करोड़ों लोग जिनका सम्मान करते हैं जी, उनकी शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं जी, तो किसी भी धर्म और किसी भी रिलीजन, उसके जो महापुरुष होते हैं उनकी इज्जत करना सब पर फर्ज और वाजिब है जी। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। वसीम रिजवी की तरफ आपने इशारा किया है। बिल्कुल वसीम रिजवी की तरफ। तो आप कह रहे हैं कि सरकार की ही उसने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा उसको देनी चाहिए। बिल्कुल सजा, और लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसे आदमी को फौरन अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इतना समय हो गया सर, इससे पहले भी मैंने देखा था कि बड़े इमामबाड़े में कलमे जवाद साहब और आपके समुदाय के बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की और पूरे देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन भी किया। उनके पोस्टर पे जूतों से भी वार किया था। उसके बाद भी सरकार ने के दिमाग में बिल्कुल भी कान में बात ढूंढ नहीं कि उसके खिलाफ कुछ न कुछ कठोर दंड देना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि एक ऐसे आदमी को कुछ लोग संरक्षण दे रहे हैं, सब नहीं दे रहे होंगे जी, लेकिन ऐसे आदमी को जो भी संरक्षण दे रहा है वो बहुत गलत कर रहा है जी। और इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर है। हमारे जो मुल्क का संविधान है वो सबके लिए बराबर है जी। तो जो कार्रवाई होना चाहिए वो भी समान रूप से सबके लिए एक होना चाहिए जी। इससे एक मैसेज जाता है कि कोई कुछ कहे उस पर तो फौरन एक्शन हो जाता है, छोटी सी बात भी कहते हैं। और एक इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बदतमीजियाँ कर रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि सरकार ऐसे अनासिर के खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाए। जी। तो जैसे कि अभी वसीम रिजवी का जिक्र आया कि वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को लेकर के जो विवाद खड़ा किया था उसमें इन्हें सरकार से ये उन्होंने मांग की है कि सरकार ने अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि वो सरकार में रहते हुए जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश सरकार में रही हैं, चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट हो चाहे वो सपा के हो, लेकिन वो उसकी गोद में जाकर के बैठ जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे कई करोड़ों का घोटाला भी सामने आया था। उसके बाद उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए वसीम रिजवी आए दिन ऐसी कई बुरी हरकतें करता रहता है जिसकी वजह से अपने समाज में वो कलंकित है। वो ऐसा नाम है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर जो नवाबों के नाम से जाना जाता था। तो आपने देखा होगा कि मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत थे जिनके पिताजी के नाम से पद्म भूषण अवार्ड आमंत्रित किया गया था और उनके बेटे को ये अवार्ड दिया गया। उनको कौन सी खुशी महसूस हुई, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि मुझे ये अवार्ड लेना चाहिए या नहीं, वो भी उसी पैटर्न पे ही चल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आपके अच्छे सवाल थे और जी इस
ईश्वर आपको और तरक्की दे और सबको मिलकर देश का नाम रोशन करना चाहिए जी और आपस की एकता, इत्तेहाद और यूनिटी को कायम रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जो हर महापुरुष का सपना होता है। जी ठीक है। तो ये मेरे साथ थे, इन्होंने कहा कि जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द की तरफ बात करते हैं, हम लोगों को एक साथ मिलकर एक यूनिटी बना करके काम करना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। तो आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, भारत जिद सच दिखाने की।